केवीएस और एनवीएस के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से आवेदन करना है। रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट आउट तक कंप्लीट प्रोसेस आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आवेदन करने से पहले ये वीडियो कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको इस भर्ती से बाहर कर सकती है। सबसे पहले आपको गूगल में केवीएस लिख करके इस तरीके से सर्च करना है। सबसे पहला ही वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, kvsangathan.nic.in। ठीक है, इसी पहले लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको जो लैंग्वेज है वो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये हिंदी है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब सारा वेबसाइट का जो लेआउट है वो इंग्लिश में आ चुका है। उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट का एक सेक्शन दिया गया है। इस एम्प्लॉयमेंट पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन / रिक्रूटमेंट, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भर्ती के लिए अभी प्रोसेस स्टार्ट है उसका सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक फॉर अप्लाइंग टू वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू लिंक, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। व्यू लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। आप ओके पर क्लिक कर देंगे, एक नया वेब पेज आपके सामने रीडायरेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टेप में अप्लाई करने से पहले आपको एडवर्टीजमेंट डिटेल में देखने के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट कंप्लीट पढ़ने के बाद से अब यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आवेदन करते समय आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आवेदन करते समय किसी भी समय टाइम आउट हो जाता है तो आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लेकिन जब आप पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आपको बताई जा रही है, जैसे फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ीस का डिटेल बताया गया है। उसके बाद से सारा डिटेल पढ़ने के बाद से यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा, इसे आप टिक करना है आपको, और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने चेक किया और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर बोला जा रहा है कि जो भी आपको डिटेल भरनी है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट में और मार्कशीट में जो मेंशन किया गया है उसी के आधार पर भरना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का फुल नेम आ जाएगा, कैंडिडेट के फादर का नेम आ जाएगा और कैंडिडेट के मदर का नेम आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप अपना ड्रॉप डाउन मेनू से यहाँ से डेट, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ से आप मेल फीमेल जो भी होंगे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर देखिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो उसे सेलेक्ट करके और उसका डिटेल आपको भरना है। जैसे पैन कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सिंपली आपको पैन नंबर यहाँ पर इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपसे कंफर्म पर्सनल डिटेल पूछा जा रहा है। जो भी नेम कैंडिडेट का नाम आपने ऊपर भरा है सेम नेम यहाँ पर भरेंगे, कंफर्म फादर नेम यहाँ पर भरेंगे, कंफर्म मदर नेम यहाँ पर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना कंफर्म करेंगे और यहाँ पर जेंडर आप अपना कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद से नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर या फ्लैट नंबर जो भी होगा वो डालेंगे। यहाँ पर सब लोकेलिटी ये ऑप्शनल है। इसके बाद से लोकेलिटी, उसके बाद से यहाँ पर कंट्री ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना पिन नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एड्रेस पूछा जा रहा है कि किस तरीके से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये जो ईमेल आईडी आप डालेंगे और जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वेरीफाई करके ही आप फॉर्म को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही डालिएगा। उसके बाद से नीचे आप जाएंगे, परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। ऊपर जो आपसे कम्युनिकेशन का एड्रेस मांगा गया था, अगर परमानेंट एड्रेस भी वहीं सेम है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस की तरह ही बिल्कुल फिल हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, और अगर आपका अलग है तो इसको चेक मत करिएगा और यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपसे पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि पासवर्ड जो होगा वो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें से कम एक अपर केस होना चाहिए यानी कि एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और कम से कम एक लोअर केस होना चाहिए यानी कि एक स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और कम से कम एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इनमें से, ठीक है। तो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होगा, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर कम से कम, और एक न्यूमेरिक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर, इसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से जो भी पासवर्ड आप अपना सेलेक्ट करेंगे नीचे उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद से सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दिया गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इसका जवाब आप यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर जो दिया गया है इसमें आप अपने फर्स्ट स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ये इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नीचे जाएंगे, यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, जिसमें बोला जाएगा कि आप अपने सारे डिटेल को एक बार रिव्यू कर लीजिए, और अगर कुछ गलती होता है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP बटन पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिया गया है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सबको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि सब कुछ डिटेल आपके सही हैं अथवा नहीं। अगर सब कुछ डिटेल सही है तो इन चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर सबको टिक करना होगा आपको, ठीक है, सबको टिक करना होगा। उसके बाद से आपने सारे डिटेल को चेक कर लिया है, सब कुछ सही है, तो आई एग्री का एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना होगा, और अगर कुछ डिटेल गलत है तो इस पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो इस वाले पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड होंगे। जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होगा, और उस पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। अगर OTP आपको रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पर रीसेंड OTP पर क्लिक करके आप दोबारा OTP मंगा सकते हैं। OTP सबमिट करने के बाद से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर देखिए आगे जो वेरीफाई ईमेल आईडी दिया गया है, सबसे पहले आपको इसको ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इसको इसमें डालना है, और सबमिट एंड गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका ईमेल आईडी जो आपने डाला था अगर कुछ गलत है तो यहाँ पर चेंज ईमेल आईडी पर क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके ईमेल आईडी पर एक 6 डिजिट का OTP भेजा गया, उसको यहाँ पर सबमिट करना और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको OTP रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आप OTP को फिर से मंगवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको कैंडिडेट का प्रोफाइल जो है वो अभी पेंडिंग है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखिए कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा, या फिर यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा है कैंडिडेट प्रोफाइल, इस पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। आपके सामने 4 स्टेप्स खुल जाएंगे कंप्लीट करने के लिए। पहला, कॉन्टैक्ट डिटेल आपका कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और प्रोफाइल सबमिशन यहाँ पर पेंडिंग है। तो इन सबको एक एक करके आपको प्रोसीड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है पर्सनल डिटेल, इस पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड होंगे। आपके सामने पर्सनल डिटेल सबमिट करने के लिए इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें से कुछ बेसिक डिटेल जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने फिल किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होगा। उसके बाद से यहाँ पर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही केवल ऑप्शन आएगा, तो इंडियन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से कैटेगरी आपसे सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे वो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। जैसे कि देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, नॉन क्रीमिलियर, EWS, ST और SC। ध्यान दीजिएगा जो OBC नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होगा वो 1 जनवरी 2025 के बाद का बना होना चाहिए, और आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। मतलब कि इसके बाद और इससे पहले के डेट का आपका होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट, ठीक है। SC ST के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले का बना होना चाहिए। इसके लिए शुरुआती डेट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। EWS का भी जो सर्टिफिकेट होगा वो करंट का बना होना चाहिए, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपसे प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर से कंफर्म करने के लिए आपसे बोला जाएगा, तो जो भी कैटेगरी होगी उसे आप कंफर्म कर देंगे। अगले सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर किसी तरीके से की डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आपको नो करना है, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2। तो इस तरीके का कोई भी डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आपको नो करना है। आगे पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पर आप क्लिक करते हैं तो आपसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग सर्विस के बारे में पूछा जाएगा, और अगर एक्स सर्विस में नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे, तो ये सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है आर यू सर्विंग एज। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एज में रिलैक्सेशन दिया गया। अगर आप रेगुलर केवीएस इंप्लॉई हैं या फिर रेगुलर एनवीएस इंप्लॉई हैं या फिर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं केवीएस में या फिर एनवीएस में, तो यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन है एज में। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में नीचे सबसे आपको ऑप्शन दिखेगा नॉट एप्लीकेबल, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। आगे पूछा जा रहा है डू यू हैव 3 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर 3 साल लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर आप काम किए हुए हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, या फिर ऑटोनोमस बॉडी में काम किए हुए हैं तो ये वाले को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में नो पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है आर यू सर्विंग एज FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNV। तो अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, और अन्यथा की कंडीशन में नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है विजिबल आइडेंटिटी मार्क। तो आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कट मार्क है या फिर मोल यानी कि तिल वगैरह जिससे आपकी पहचान हो सकती है, उसको यहाँ पर आप डालेंगे। और अगर इस तरीके का कोई भी पहचान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख करके आगे प्रोसीड हो सकते हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है मैरिटल स्टेटस। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, या फिर विडोड है, या फिर जुडिशली सेपरेटेड है। तो जो भी कंडीशन आप पर अप्लाई होगी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नीचे आपसे कैप्चा दिया गया, इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए पर्सनल डिटेल भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड पर आपको पेंडिंग दिख रहा है, तो यहाँ से आप नीचे लिंक दिया गया होगा, देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड, सिंपली इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको एक नए वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आपसे आपका इमेज और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो इमेज और सिग्नेचर होगा वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 10 KB से लेकर के 200 KB तक आपका फोटोग्राफ होगा, और 10 KB से 50 KB तक आपका सिग्नेचर होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जहाँ पर आपका इमेज सेव होगा उस पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका इमेज शो होगा और यहाँ पर एक्शन की जगह अपलोड लिख करके आएगा, तो इस पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए व्यू वाले सेक्शन में आपको क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो इस पर क्लिक करके एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपका सही इमेज अपलोड हुआ है या नहीं। खास करके जो लोग साइबर कैफे से अप्लाई कराते हैं वो जरूर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरे का इमेज कई बार गलती से अपलोड हो जाता है। इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे, और एक्शन में यहाँ पर अपलोड का लिख करके आएगा, उसे अपलोड कर देंगे तो ये भी आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये जो कैप्चा शो हो रहा है यहाँ पर सबमिट करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से देखिए ये आपके फॉर्म का फाइनल प्रोफाइल प्रीव्यू यहाँ पर शो करने लगेगा। जितने भी डिटेल आपने सबमिट किए हैं वो सब कुछ डिटेल यहाँ पर शो होगा, ठीक है। सब कुछ डिटेल को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद से नीचे आप आएंगे और यहाँ पर देखिए फिर से चेक बॉक्स दिया गया है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एड्रेस और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सब चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। सबको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना सब कुछ सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप फिर से बैक जा करके करेक्शन कर सकते हैं। अगर सब कुछ डिटेल सही है तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से ये फाइनल प्रोफाइल सबमिशन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया, कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है और ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से अगर आपका प्रोफाइल में कुछ भी गलती है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है। अब आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नोट करके साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तब आप अपने प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का करेक्शन या फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि प्लीज़ अगर आप किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो रिटर्न होकर के होम पेज पर जाइए और वहाँ से आप अपने प्रोफाइल को
अपडेट कर लीजिए, जो भी गलती है उसको सही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट यहाँ पर बताए गए हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे केवीएस और एनवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आप केवीएस और एनवीएस में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप केवीएस एनवीएस में पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप केवीएस एनवीएस में टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप केवीएस में पीआरटी यानी प्राइमरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मैं एक पोस्ट के लिए अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। जैसे केवीएस में मैं पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस वाले पर मुझे क्लिक करना है। फिर से एक पॉपअप मैसेज के माध्यम से आपको रिमाइंड किया जाएगा कि एक बार जब आप आवेदन कर देंगे तब आप एडिट नहीं कर पाएंगे अपने प्रोफाइल में, तो एक बार कंफर्म जरूर हो लीजिएगा। फिर से बोला जा रहा है कि डू यू विश टू अप्लाई फाइनली, तो यस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसके हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है और फी पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन खुला है और नीचे आप देखेंगे तो क्लिक हियर टू विजिट अनदर पोस्ट, ठीक है। तो अगर आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसी पर क्लिक करके आप चले जाएंगे, या फिर जो प्राइमरी पोस्ट आपने सेलेक्ट किया इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सीटेड डिटेल्स और फाइनल सबमिट का 4 स्टेप्स हमें कंप्लीट करना है। तो नीचे यहाँ पर लिंक दिया गया अप्लाई फॉर डिटेल्स, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि प्राइमरी के किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए प्राइमरी के 3 पोस्ट हैं। एक तो केवीएस में नॉर्मल प्राइमरी टीचर, केवीएस में म्यूजिक प्राइमरी टीचर और केवीएस में ही स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट है। तो आप एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी टीचर को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया गया इस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद से बोला जा रहा है मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर 1, टीयर 1 जो एग्जामिनेशन है उसका मीडियम हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो मीडियम आप सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि मान लीजिए आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो आपका हिंदी में पेपर नहीं आएगा, दोनों में पेपर आएगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद से लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस लैंग्वेज में आप जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें बताई गई थी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से पूछा जा रहा है डू यू हैव प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्या आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रोफिशिएंसी है आपकी तो यस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद से बोला जा रहा है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन, तो यस पर आप क्लिक करेंगे। ये सब कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया था प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर 1 आप अपने अकॉर्डिंग ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए यहाँ पर जो कैप्चा शो किया जा रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है। जैसे प्राइमरी पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो प्राइमरी पोस्ट के लिए 12th का, ग्रेजुएशन का, और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर इनका डिप्लोमा इन एजुकेशन का डिटेल यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो एक एक करके सभी डिटेल को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे पास स्टेटस, जाहिर सी बात है 12th आप पास होंगे तो यहाँ पर पास्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप 12th पास किए थे वो यहाँ पर आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2017 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से कोर्स और स्ट्रीम नेम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए 2 ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सीनियर सेकेंडरी, हायर सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और दूसरा जो दिया गया है सीनियर सेकेंडरी, हायर सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो अगर आपका 50% से ज़्यादा है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ध्यान से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी बोर्ड आपका होगा वो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेनू से
नीचे करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड होगा या फिर जो भी बोर्ड होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नीचे आप चले जाएंगे और जितने भी बोर्ड हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं दिखता है तो अदर का ऑप्शन आपको दिखेगा, वो अदर का ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अदर का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम आप यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं, जो भी आपका बोर्ड होगा। और अगर आपका अदर तभी सेलेक्ट करना है जब आपका बोर्ड का नेम यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अगर बोर्ड का नेम शो कर रहा है तो उसी बोर्ड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर नहीं शो कर रहा है तभी जा करके वहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। इसके अलावा जैसे यूपी में अगर आप देखेंगे तो जो डिप्लोमा होता है, जो पॉलिटेक्निक होता है, उसको इंटरमीडिएट का दर्जा प्राप्त है। तो अगर आपका पॉलिटेक्निक है तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखेगा, तो पॉलिटेक्निक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर अप्लाई होगा उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा रहा है रिजल्ट मोड, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका परसेंटेज था, सीजीपीए था, जो भी था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे आपसे टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है, जैसे कि इंटरमीडिएट में आपका टोटल मार्क्स कितने का था, मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पर भरता हूँ और उस टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन लिख देता हूँ और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जितना भी मार्क्स होगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। नीचे आपसे सब्जेक्ट्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो कॉमा कॉमा करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरमीडिएट में जनरली 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो पांचों सब्जेक्ट का नाम आप कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ, मान लेते हैं हिंदी, उसके बाद से अगला इंग्लिश, उसके बाद से मैथ। ठीक है, और उसके बाद से जो भी आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में वो कॉमा कॉमा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से चलिए नीचे आपके ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल मांगे जा रहे हैं। तो ग्रेजुएशन आपने कब किया है, पास है या फिर जो भी होगा, जाहिर सी बात है पास ही होंगे, तो यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग में आपका कब का ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ध्यान से यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन का भरिएगा। ठीक है, मैं सैंपल के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद से नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर कोर्स और स्ट्रीम आपसे फिर से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। जैसे देखिए, पहला दिया गया 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा दिया गया बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ म्यूजिक स्टडीड इन ऑल 3 years डिग्री एज मेन सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला जो कॉलम दिख रहा है उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोर्स और स्ट्रीम में तो यहाँ पर बीएलएड कोर्स की बात की गई है और बैचलर डिग्री इन म्यूजिक की बात की गई है। तो ये नॉर्मल जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं उनको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइमरी पोस्ट के लिए एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट ही है। इसी वजह से यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन भरने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर बीएलएड कोर्स के बारे में दिया गया है, क्योंकि कई बार जो म्यूजिक पोस्ट है या फिर जो स्पेशल एजुकेटर वाला पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप पर जो एप्लीकेबल होगा वहीं केवल आप भरिएगा। जैसे कि यहाँ पर इंटरमीडिएट आप पर सबके लिए एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का डिटेल आपने भर दिया। अब ग्रेजुएशन में नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आपको ये वाला कॉलम नहीं भरना है। अगर आपका बीएलएड है या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है म्यूजिक में तब ही केवल आपको सेलेक्ट करना है, अन्यथा इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं बनना है। इसके बाद अगला जो दिया गया है डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएलएड का डिटेल यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आप पास ही होंगे। उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो ईयर ऑफ पासिंग आपका जो मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है उस पर ईयर ऑफ पासिंग मेंशन होता है, तो आप अपना ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। या फिर अगर आपका अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है तो जो फाइनल सेमेस्टर का आपका मार्कशीट जिस ईयर में घोषित हुआ था वहीं आपका ईयर ऑफ पासिंग माना जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पर भर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक भरिएगा। ठीक है, उसके बाद से नीचे पूछा जा रहा है कोर्स और स्ट्रीम, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको
2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आपका स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड है तभी केवल पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नॉर्मल डीएलएड जिनका भी है, जैसे उत्तर प्रदेश से आप डीएलएड किए हुए नॉर्मल वाला 2 साल का वाला, तो आप यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप NIOS डीएलएड भी किए हुए हैं तो भी आप यहीं पर सेलेक्ट करेंगे, केवल स्पेशल एजुकेटर वाले पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम ध्यान से देखिएगा। अगर आपका दिख रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में अगर आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सब कुछ ध्यान से देख लीजिएगा। अगर दिख रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो सबसे नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा। सबसे नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन आपको दिखेगा, और जैसे ही अदर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हुए हैं तो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से रिजल्ट मोड, यहाँ पर आपका परसेंटेज था, CGPA था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद से यहाँ पर टोटल मार्क्स भरने को आ जाता है, तो यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग भर दे रहा हूँ। आप जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, आपका कितना मार्क्स था उसके हिसाब से ध्यान से यहाँ पर भरिएगा। ठीक है, तो उसके बाद से देख सकते हैं आप यहाँ पर मार्क्स भरने के बाद से बाहर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नीचे आपका सब्जेक्ट्स पूछा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 4 सेमेस्टर होता है डीएलएड में, तो सभी सेमेस्टर के डीएलएड के सब्जेक्ट लिखना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। इस वजह से यहाँ पर सिंपली आप डीएलएड ऑल सब्जेक्ट्स इस तरीके से लिख करके आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना लिख करके आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं, क्योंकि जितने सब्जेक्ट हैं उसको मेंशन कर पाना यहाँ पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है अगले कॉलम में डिप्लोमा इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, स्पेशल एजुकेशन की। तो अगर आपका स्पेशल एजुकेशन होगा तभी आपको भरना है, अगर नहीं है तो इस डिटेल को टच नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल, अगर आप डीएलएड कोर्स किए हुए हैं तो 12th वाला और डीएलएड वाला केवल डिटेल भरना है, ग्रेजुएशन वाला नहीं भरना है, स्पेशल एजुकेशन वाला नहीं भरना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा उत्तर प्रदेश से जो होंगे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है। ध्यान से समझ लीजिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है प्राइमरी टीचर के लिए वो 12th प्लस डीएलएड है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कराती है, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से 12th प्लस डीएलएड ही होता है, इसलिए ग्रेजुएशन की डिटेल भरने का ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं दिया गया है। इंटरमीडिएट और डीएलएड का डिटेल ही केवल आपको भरना है। ठीक है, चलिए उसके बाद से नीचे जो कैप्चा आपको शो कर रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब अगर इस ग्रेजुएशन वाले कॉलम को और स्पेशल एजुकेशन वाले कॉलम को अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रिक्वायर्ड करके एक एरर आएगा। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे अब ये कॉलम आप पर अप्लाई नहीं होगा और सारा हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर वाला जो है इसमें भी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, उसके बाद से देखिए ये सब कुछ हाइड हो जाएगा। अब आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब जो यहाँ पर कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को एज इट इज यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद से नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट बटन दिया गया इस पर आप क्लिक करके यस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद से अगले पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें सीटेट के डिटेल्स आपसे पूछे जा रहे हैं। आर यू सीटेट क्वालिफाइड? जाहिर सी बात है सीटेट क्वालिफाई होंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। जाहिर सी बात है आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद से सीटेट क्वालिफाइंग ईयर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जो भी सीटेट का ईयर आप क्वालिफाई किए हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद से सीटेट का रोल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सीटेट का रोल नंबर डाल देंगे और सीटेट का कौन सा पेपर आपने क्वालिफाई किया। जाहिर सी बात है प्राइमरी के लिए पेपर 1 ही होगा, तो यहाँ पर पेपर 1 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रोल नंबर डाल के नीचे जो कैप्चा दिया गया उसको फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब फाइनल सबमिट के लिए एक बार फिर से पेज को रिव्यू करने के लिए आपसे बोला जाएगा। सारे डिटेल को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, जो भी डिटेल आपने भरे हैं सब कुछ डिटेल यहाँ पर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से नीचे आपसे अप्लाइंग फॉर किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, एजुकेशनल डिटेल और सीटेट डिटेल, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। सब कुछ अगर सही है तो तीनों चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और नीचे जो आई एग्री का बटन दिया गया इस पर क्लिक करते हुए फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से
यस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आपको एक नए वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब फी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका सब कुछ सही है और फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ी, इस पर सिंपली आपको क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर एक रेडियो बटन दिया गया है ऑनलाइन पेमेंट, और उसके बाद से नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद से पेमेंट करने का प्रोसेस आप जानते हैं। पेमेंट करने के बाद से फाइनल प्रिंट आउट आप ले लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा चुका है और यहाँ पर इसका एप्लीकेशन नंबर भी देख पा रहे होंगे। अगर आप चाहें और एलिजिबल हैं तो दूसरे पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद से जो भी डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे वो डिटेल आप इस तरीके से सबमिट कर पाएंगे। मतलब कि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से आपके अलग अलग लेवल जितने भी आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन फ़ी जो होगा वो सबका अलग अलग आपको सबमिट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप स्पेशल एजुकेटर और प्राइमरी दोनों वाला अप्लाई करते हैं तो दोनों का अलग अलग फ़ी सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और टीजीटी का अप्लाई करेंगे तो उसका अलग सबमिट करना पड़ेगा, पीजीटी का अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका अलग सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत आप मल्टीपल आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किस तरीके से आवेदन करना है, सारे मन में जो भी शंका होगी वो दूर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।